जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 19 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अगस्त 2020 में जनजातीय स्वास्थ्य व पोषण के ऊपर स्वास्थ्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो हमारे जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, इन्हीं के द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य व पोषण के ऊपर स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। अर्जुन मुंडा जी के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि झारखंड के ये पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और ये जो स्वास्थ्य पोर्टल है इसके ऊपर जनजातीय समुदाय यानी कि जो भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनके पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसके अलावा यहाँ पर 3 अन्य चीज़ें भी अर्जुन मुंडा जी के द्वारा लॉन्च की गई है। एक तो है स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर ई न्यूज़लेटर जिसका नाम है आलेख। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चारों चीज़ें हैं वे हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा लॉन्च की गई हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020, तो इसके लेखक कौन है? तो इसे लिखा है हमारे वायुसेना के पूर्व एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अर्जुन सुब्रमण्यम जी की बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी थी पहले जिसका नाम था इंडिया वार्स ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971। तो इसमें इन्होंने हमारे सैन्य सेनाओं के यानी कि जो भी हमारी मिलिट्री रही है उसके बारे में बताया था 1947 से लेकर के 1971 के बीच। और अब ये जो नई किताब आई है इसमें भारत के द्वारा लड़े गए युद्धों के साथ साथ हमारी सेना का क्या इतिहास रहा है 1972 से लेकर के 2020 के बीच में, इन सब के बारे में अर्जुन सुब्रमण्यम जी ने बताया है। तो ध्यान रखिएगा, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स इस पुस्तक का नाम है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी। इसके साथ साथ आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर भी आपको इसकी जो पीडीएफ है वह मिल जाया करेगी। क्विज देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जो वेबसाइट है उसके डिज़ाइन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मोबाइल फ्रेंडली बनाया है। तो आपको क्या करना है, आज आपको मोबाइल वेबसाइट के ऊपर ज़रूर विजिट करना है और विजिट करने के बाद में आपको ये बताना है कि इसमें क्या क्या कमियां रही हैं। आगे आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर के साथ साथ जो हमारे सभी राज्य हैं उनके करंट अफेयर भी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध हों जहां पर आप आसानी के साथ जाकर के पढ़ सकते हैं या फिर उनको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। 8 सितंबर 2020 को आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? यानी कि ये हमारा पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है जो कि ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, यानी कि यह एक प्रकार का वेबिनार होगा और इसका उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन है इसका आयोजन करेगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। पीएम इसे संबोधित करेंगे और जो भी हमारे आईएसए के सदस्य देश हैं उनके मंत्री इसमें शामिल होंगे। इस सम्मेलन के दौरान आईएसए जनरल ऑन सोलर एनर्जी भी लॉन्च किया जाएगा। अब ये क्या है, तो इसके अंतर्गत जो भी दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं वह सोलर एनर्जी के ऊपर अपना लेख लिख सकते हैं और वह जो लेख होगा वह इस जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा। आईएसए के बारे में आपको ध्यान रखना है, 30 नवंबर 2015 को इसका गठन किया गया था। मुख्यालय है गुरुग्राम में और डायरेक्टर जनरल इसके हैं उपेंद्र त्रिपाठी। कल हम लोगों ने सौर ऊर्जा से संबंधित 2 तथ्यों को डिस्कस किया था। पहला तथ्य तो ये था कि पीएम के द्वारा वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड स्कीम की घोषणा की गई है जिससे सारी दुनिया को सोलर एनर्जी से कनेक्ट किया जाएगा। दूसरी चीज थी कि भारत का
पहला बड़े कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र के रूप में लद्दाख को डेवलप किया जाएगा, इसके बारे में भी पीएम के द्वारा घोषणा की गई है। वहीं पर सौर ऊर्जा से संबंधित एक जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि भारत सरकार ने 2022 तक कुल मिलाकर के 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इन 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट आपका होगा सोलर एनर्जी, 100 गीगावाट होगा सोलर एनर्जी। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को डी ज्यूरे दिवस मनाया? तो ये दिवस मनाया है पुडुचेरी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारा पूरा भारत था 1947 के पहले, तो मैक्सिमम जो पार्ट थे उनके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन कुछ अन्य यूरोपीय देश भी थे जैसे पुर्तगाल था, फ्रांस था, तो इनके भी कुछ छोटे छोटे एरिया पे कब्जे थे, यानी कि इनका भी अधिकार था। तो पुडुचेरी की बात करते हैं तो अंग्रेज तो छोड़ करके चले गए थे, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं थे। बाद में 1954 में पुडुचेरी में एक जनमत संग्रह हुआ और उस जनमत संग्रह में पुडुचेरी के जो लोग हैं उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने को अपनी सहमति दी थी, लेकिन फ्रांस की सरकार के द्वारा इसको भारत में विलय को लेकर के एक समझौता था जिसे 16 अगस्त 1962 को हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर 16 अगस्त को प्रत्येक वर्ष पुडुचेरी के लोगों के द्वारा डी ज्यूरे दिवस मनाया जाता है। पुडुचेरी की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के 4 जिलों में ये विस्तृत है। सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा यनम, उसके बाद में तमिलनाडु, यहाँ पर आपको पौंडीचेरी और मिलेगा कराईकल, उसके बाद में एक जिला इसको आपको मिलेगा केरल में। और पुडुचेरी के वर्तमान सीएम और उपराज्यपाल कौन हैं, इनके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। इंडियन सुपर लीग 2020-21 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो उसी राज्य में किया जाएगा जहां पर हर वर्ष इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जाता है, यानी कि गोवा राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो गोवा में ISL के 7वें संस्करण का जो आयोजन है वह इंडोर किया जाएगा और ये 3 स्टेडियम में होंगे। एक तो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फिर है GMC एथलेटिक स्टेडियम और फिर आपका है तिलक मैदान। 2019-20 का जो सत्र हुआ था इसे जीता था ATK फुटबॉल क्लब ने। पहला संस्करण इसका 2013 में आयोजित हुआ था और ATK सर्वाधिक 3 बार इस फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता रहा है। तो इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सत्यपाल मलिक को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहां पर सत्यपाल मलिक को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है मेघालय राज्य के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सत्यपाल मलिक जी की बात करते हैं तो ये वर्तमान में गोवा के राज्यपाल थे और अब इनको तथागत रॉय के स्थान पे मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो गोवा राज्य है यहाँ के राज्यपाल का पद खाली हो गया होगा, तो अब गोवा के राज्यपाल के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की अभी डेथ हो गई थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। गोवा के बारे में अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ की जो केला है, खोइला केला, उसके अलावा खाजे, तो इनको GI टैग अभी भारत सरकार ने दिया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम किस राजनेता के नाम पर बदला जाएगा? यानी कि ये जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे होगा इसका नाम अब किस राजनेता के नाम पर होगा? तो ये होगा भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अभी 16 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि थी और उसी के अवसर पर मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो नया नाम क्या होगा? नया नाम इसका होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे, ये इसका नया नाम होगा। और ये जो एक्सप्रेस वे है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान इनके बीच में जो चंबल का बीहड़ है उसके भीतर से होकर के गुजरती है, यानी कि उनको आपस में जोड़ती है। अटल जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिन गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है।
और अटल जी के नाम के ऊपर ही हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग पास के पास सुरंग है उसका नाम भी अटल सुरंग रखा गया है। बाकी अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारी सुषमा स्वराज जी हैं, इसके अलावा अरुण जेटली जी थे, ये तो नितिन गडकरी जी हैं, अरुण जेटली जी हैं, उनके ऊपर 2 फ्लाईओवर का नाम रखा गया है। कहाँ पर? गुजरात में। यानी कि 2 ब्रिज ऐसे हैं जिनका नाम इन दोनों के नाम पर बदला गया है। भारतीय विदेश सेवा संस्थान का नाम भी सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। और ध्यान रखिएगा कि जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात करते हैं तो जो कोलकाता में पोर्ट था उसका नाम बदला गया है इन्हीं के नाम पर। और चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में जो है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये जनसंघ यानी कि वर्तमान भाजपा के पहले रूप के संस्थापक थे। स्पोर्ट्स आई बियर ब्रांड जिसका नाम है ओखले, तो इसने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इन्होंने नियुक्त किया है रोहित शर्मा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो मुख्य रूप से ये आई बियर बनाती है यानी कि चश्मे की कंपनी है और इन्होंने अब रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर अगले 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया है। इससे पहले इनके द्वारा विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन जैसे लोगों को भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जा चुका है। और हरभजन सिंह के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि इन्हें ई बाइक गो जो कि एक किराए पर बाइक प्रदाता कंपनी है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के किस सत्र का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर ये इसका 4था सत्र था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रिक्स समूह की स्थापना हुई थी 2009 में, यानी कि जब ये स्थापित हुआ था तो उस समय इसका नाम था ब्रिक, क्योंकि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना ही इसमें शामिल थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका की भी इसमें 5वें देश के रूप में एंट्री होती है, तब इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। तो 2020 के लिए ब्रिक्स समूह के देशों का अध्यक्ष कौन है? रसिया है, यानी कि रसिया की अध्यक्षता में ही सारे सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। और 2021 में इसका अध्यक्ष देश होगा हमारा देश भारत। तो बात करते हैं इस एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप जो आयोजित हुआ है, तो इसमें जो हमारे मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी के लिए किस प्रकार से डार्क नेट का यूज किया जा रहा है और किस प्रकार से आधुनिक तकनीक का उपयोग करके यहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है, इसके ऊपर चर्चा की गई और इसके समाधान के बारे में बात की गई है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ब्रिक्स की समिट जो है रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में इस वर्ष प्रस्तावित है नवंबर माह में। वर्ष 2020 में नगर वन योजना के लिए किस शहर को चुना गया है? तो यहाँ पर नगर वन स्कीम के लिए चुना गया है ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इसी वर्ष भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत के जो 200 शहर हैं वहाँ पर वन आवरण की वृद्धि के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। तो 2020 के लिए यहाँ पर एक शहर का चुनाव किया गया है और वो शहर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो यहाँ पर ये जो शहर होगा वहाँ के लिए कुछ एरिया डिसाइड किया जाएगा, वहाँ पर ट्री लगाई जाएंगी यानी कि पौधे लगाए जाएंगे और उन पूरे क्षेत्र के रखरखाव के लिए, उसकी घेराबंदी के लिए और वहाँ के प्रशासन के लिए 2 करोड़ रुपए की निधि भी हमारे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। तो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर जी। इंग्लिश चैनल को 35वीं बार पार करके नया रिकॉर्ड बनाने वाली क्लो मैककार्डेल किस देश की नागरिक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लो मैककार्डेल को, और इन्होंने 35वीं बार पार किया है इंग्लिश चैनल को। इंग्लिश चैनल कहाँ पर है? तो ये आपका है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो सकरा मार्ग है समुद्र वाला, वही आपका है इंग्लिश चैनल। बात करते हैं क्लो मैककार्डेल की, तो ये है ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पिछले 16 दिनों में चौथी बार इन्होंने इसे पार किया है और कुल मिलाकर के अभी तक इन्होंने इस चैनल को 35 बार पार कर लिया है। तो इसकी कुल लंबाई है 35 किलोमीटर, जो कि इन्होंने लास्ट टाइम 10 घंटे 40 मिनट में पूरा किया।
और पुरुषों के लिए सबसे ज़्यादा बार इस चैनल को पार करने का रिकॉर्ड था केविन मर्फी के पास। इन्होंने 34 बार इसे पार किया था। तो अब इस रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बार इंग्लिश चैनल को किसने पार किया है, तो वो पार किया है एलिसन स्टेर के ने। इनके पास कुल मिलाकर के 43 बार इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। राकेश अस्थाना किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए? तो ये नए महानिदेशक बन गए हैं बीएसएफ के। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैंने आपको बताया था लगभग 3 से 4 महीने पहले कि बीएसएफ के जो हमारे महानिदेशक थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया था मध्य प्रदेश के डीजीपी के रूप में, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही वो पूर्व आईपीएस अधिकारी थे। तो वे चले गए वहां पर डीजीपी के पद पर। तो बीएसएफ के जो महानिदेशक का पद था वह यहां पर खाली हो गया था। तो इसीलिए जो हमारे आईटीबीपी के थे एसएस देसवाल जी, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। और अब फाइनली जाकर के भारत सरकार के द्वारा राकेश अस्थाना जी को यहां पर बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। बात करते हैं राकेश अस्थाना जी की, तो ये गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में जो हमारे यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एविएशन सिक्योरिटी है उसके ये महानिदेशक हैं। तो अब इस पद से ये बीएसएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे। बीएसएफ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और ये जो फोर्स है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रक्षा करती है। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है जीपी गर्ग की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जेपी गर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सीबी के पूर्व महाप्रबंधक रह चुके हैं। और सेबी की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हमारे देश में शेयर मार्केट को विनियमित करने वाली संस्था है। सेबी के बारे में आपको ये चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन भारत की संसद में एक एक्ट पास करके इसे एक कार्यकारी निकाय का दर्जा दिया गया था 30 जनवरी 1992 को। मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष इसके कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, महान शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज, इनका अभिनिधन हुआ तो ये किस घराने से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे मेवाती घराने से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पंडित जसराज जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये एक शास्त्रीय संगीत के गायक थे और भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। पिछले साल भी इनका नाम चर्चा में था। मैंने आपको बताया था कि इनका नाम जो है उसके मतलब इनके नाम पर एक एस्टेरॉयड था जिसका नाम था 2006 BP32। तो इसका नाम बदल करके इनके नाम पर 300128 पंडित जसराज पिछले साल रखा गया था। तो इसलिए ये पिछले साल भी चर्चा में थे। तो ये रहा कल के प्रश्नों का उत्तर, ये रहा आज का करंट अफेयर और ये है प्रश्न जो कि कल मैंने आपसे पूछे थे। तो आइए इनके उत्तर जान लेते हैं। ई किसान ऐप की बात करते हैं तो ये लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने और एचडीएफसी बैंक के द्वारा ही किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है। कार्नेगी कॉर्पोरेट न्यूयॉर्क के द्वारा यहाँ पर 2 लोगों को ग्रेट एमिनेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसका आंसर किसी ने भी सही नहीं दिया था। ये 2 लोग हैं भारतीय मूल के अमेरिकी, एक है सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरे हैं राज चट्टी। ये आपके जुलाई का करंट अफेयर है। कोपाल नाम का जो ऐप है इसे विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। बलराम योजना की बात करते हैं तो ये योजना कहाँ की है? ये योजना है आपके उड़ीसा की। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला जो राज्य है ये आपका बन गया है हिमाचल प्रदेश। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, लद्दाख के राज्यपाल आर.के. माथुर ने किस नदी पर निर्मित एक पुल का उद्घाटन अभी किया है? ओफेक 16 किस देश का एक जासूसी यानी कि स्पाई सैटेलाइट है? अपस्टार 6D किस देश का एक दूरसंचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया ये पुस्तक
जुलाई में प्रकाशित हुई थी, तो इसके लेखक कौन है? और गोधन न्याय योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।